तो अभी इस टाइम पे मेरे ख्याल से 12-13 बच्चे हैं, बाकी नहीं है। इनके घर में कॉल करना करे तो करे भी कहाँ, उठाते नहीं है फ़ोन। ये बेचारे फेल हो जाएंगे, इनको समझ में नहीं आ रहा है। एनीवे लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 4 है और ये इसके मेन कॉन्सेप्ट है। आपको याद होगा मैंने आपको एटम के बारे में बताया। एटम के अंदर हमने 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन ने की, कैथोड रेज ट्यूब के थ्रू की थी। जो चार्ज कैलकुलेट किया था वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम था। मास उन्होंने कैलकुलेट किया था 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अनमार्कर क्वेश्चन बनते हैं आपके साथ। हर्ष रॉय आवाज बंद करो अपनी। दूसरा आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन को डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने। ओके, और कैसे किया था? एनोड रेज, जो कैनाल रेज है उनके थ्रू किया था। इन पे जो चार्ज कैलकुलेट किया इन्होंने वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम था। उसके बाद इसका जो मास इन्होंने कैलकुलेट किया दैट वाज 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg था। ठीक है, और उसके बाद अगर आगे देखें तो न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो उनकी डिस्कवरी चैडविक ने की थी, अल्फा पार्टिकल के थ्रू की थी। ठीक है, और उसके बाद जो है जो चार्ज था वो न्यूट्रल बताया था उन्होंने। इन्होंने कहा था कि इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, और जो कैलकुलेशन मास आई थी दैट वाज 1.673 इंटू 10⁻⁻27। उसके बाद एटम्स की बात करें तो मॉडल, जो एटम्स के जो मॉडल आए थे बेटा, ठीक है, उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो हमने यहाँ पे 3 मॉडल्स की बात की थी। सबसे पहले जो मॉडल हमने देखा था वो था थॉमसन मॉडल। ठीक है, जो कि उन्होंने किसके साथ कोरिलेट किया था? वाटरमेलन मॉडल के साथ या फिर प्लम पुडिंग मॉडल के साथ। इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में एम्बेडेड होते हैं। उसके बाद अगर हम रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल की बात करें तो एटम जो है उसके अंदर उन्होंने बताया कि मैक्सिमम एम्प्टी स्पेस होता है, और उन्होंने पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंटर में बताया था। यानी कि न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाले जो थे वो रदरफोर्ड थे। उसके बाद बोर के मॉडल में हमने पढ़ा था कि जो कमियां रदरफोर्ड ने छोड़ दी थी वही कमियां हमने बोर मॉडल में कंप्लीट की, जिसमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर। ठीक है, एक रूल था जिसे बोर बुरी स्कीम कहा जाता है, 2n²। ठीक है, वैलेंस शेल्स और वैलेंसी, ये सारी चीजें हमने उसमें पढ़ी थी। सारा चीजें मैंने करवा दिया है, तो मैं आपको सिर्फ ये रिव्यू करवा रहा हूँ कि आपको किन किन बातों को ध्यान से, ये सारी छोटी छोटी बातें अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो आपको आराम से सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएगी। एटम की बात करें तो एटम के अंदर हमें एटॉमिक नंबर, ठीक है, क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। यहाँ पे इन्होंने छोटी सी गलती कर रखी, ये जो ये वाला टर्म है ना, ये एटॉमिक नंबर नहीं, ये मास नंबर है बेटा, दिस वन। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, इसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। यानी कि आप कह सकते हो इसको एटॉमिक नंबर मानो, और यहाँ पे आप इसको जो एटॉमिक नंबर राइट साइड में लिखा हुआ एटॉमिक नंबर नहीं, वो मास नंबर है। लेफ्ट साइड में एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर मैंने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, सॉरी। एक्चुअली प्लस में नहीं कहोगे क्योंकि दोनों बराबर बराबर होते हैं। एटॉमिक नंबर के लिए सिर्फ आपको इतना बताना है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एंड मास नंबर में आप बोलोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर के बेस पे जो है आइसोटोप्स की कहानी बनी थी, जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। आइसोबार जो है वो मास नंबर से डिसाइड होते हैं, जहां पे मास नंबर सेम होता है दो एलिमेंट का, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, जॉन डॉल्टन ने जो है जो एम्प्टी स्पेस एंटिटी बताए थे कि पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है, उस बात को खत्म किया था जब सब एटॉमिक पार्टिकल एग्जिस्टेंस में आया। तो यहाँ पे अगर हम जे जे थॉमसन की बात करें तो इन्होंने जो है कैथोड रे डिस्कवरी से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की जो बातें वो दुनिया को बताई थी। उसके जो फैक्ट है इलेक्ट्रॉन के, उन्होंने बताया था कि इस पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, और उसको कैलकुलेट करने के लिए रॉबर्ट ई मिलिकन एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, जो आप 11th में अगर आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां समझ में आएगा आपको। उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लगभग 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg कैलकुलेट किया गया बेटा। प्रोटॉन की बात करें तो एनोड रेज या कैनाल रेज के थ्रू इसको डिस्कवर किया। ठीक है, अर्नेस्ट गोल्डस्टीन ने। और इन्होंने जो है सबसे पहले एनोड रेज या कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कंक्लूड किया, और उसके बाद ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल उन्होंने डिटेक्ट किया था। ओके, और किसके अंदर किया था? गैसियस एटम के अंदर किया था। फैक्ट उन्होंने बताया कि प्रोटॉन पे चार्ज, ठीक है, इतना होता है, मास इतना होता है,
और मास ऑफ द प्रोटॉन जो है लगभग 1840 इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बराबर, यानी कि आप ये कह सकते हो कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से लगभग 2000 गुना ज्यादा होता है। उसके बाद जेम्स चैडविक ने जो है लाइटर एलिमेंट जैसे कि लिथियम, बोरोन, इनमें अल्फा पार्टिकल एमिशन एक्सपेरिमेंट करके देखे और उन्होंने देखा कि इनमें कुछ पार्टिकल ऐसे थे जिन पे जीरो चार्ज था, कोई चार्ज ही नहीं था, बट मास उनका प्रोटॉन के बराबर था। और इन पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया न्यूट्रॉन, बिकॉज ये न्यूट्रल थे, इन पे कोई चार्ज नहीं था। और जब उन्होंने इनको लोकेट किया तो पता चला कि इनकी जो लोकेशन है वो न्यूक्लियस में होती है जहां प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटियम आइसोटोप, यानी कि हाइड्रोजन के मैंने 3 आइसोटोप्स आपको बताए थे, H11, ठीक है, इसके 1H1 जिसको कहते हैं 1H2 1S3, तो 1H1 जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको प्रोटियम कहा जाता है, इसमें से प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। ओके, इसके बाद इन्होंने हमें ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है प्रोटॉन के मुकाबले में, इसलिए जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उनके सम को और प्रोटॉन के सम को जो है कंबाइन करके हम टोटल एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का बताते हैं। एटॉमिक मॉडल्स की बात करें तो जो नॉलेज एग्जिस्टेंस थी सब एटॉमिक पार्टिकल की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की एटम के अंदर, उसके बेसिस पे 3 जो है वो आप कह सकते हो एटॉमिक मॉडल प्रपोज हुए। जो सबसे पहले जो है वो थॉमसन मॉडल आया, उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल आया, फिर बोर मॉडल आया, और मोस्ट ट्रस्टेड और साइंटिफिकली जो एस्टेब्लिश मॉडल जो आज के टाइम में भी हम एक्सेप्ट करते हैं वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है एटम का। और ये मॉडल जो था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ये सबसे बाद में आया था, यानी कि बोर के मॉडल के बाद भी आया था, ठीक है। और यही आज की जो केमिस्ट्री है वो इसी मॉडल के बेसिस पे स्टडी होती है। थॉमसन एटॉमिक मॉडल की बात करें तो इसमें इन्होंने जो है वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल के साथ उसे कंपेयर किया। उन्होंने अपने मॉडल में बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर के ऊपर क्या है, एम्बेडेड है, फैले हुए हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो है चारों तरफ मूव करते हैं। उसके बाद ये था इनका डायग्राम बेटा। उसके ऑल्दो he was not able to explain the neutrality of atom but could not able to explain the scientific experiment, यानी कि इन्होंने ये तो बता दिया था कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नेगेटिव चार्ज भी होता है, न्यूट्रलिटी तो इन्होंने बता दी थी, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली साबित नहीं कर पाए, और इसीलिए ये मॉडल डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि साइंस कहती है कि जब तक आप किसी चीज का प्रूफ और सबूत नहीं दोगे तब तक उस चीज की कोई इंपॉर्टेंस या वैल्यू नहीं है। फिर आते हैं बेटा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पे। रदरफोर्ड जो है इन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, और उन्होंने गोल्ड की फॉइल पे काफी सारे बॉम्बार्डमेंट किए, और उसके बाद उन्होंने पता लगाया, ठीक है, कि किस तरीके से जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में होता है। उसकी पूरी एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया था। रदरफोर्ड ने जो ऑब्जर्वेशन देखे थे वो कुछ ये थे, मोस्ट अल्फा पार्टिकल उनके जो है उस फॉइल में से क्रॉस हो गए अनडिफ्लेक्टेड, कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल पे जो है डिफ्लेक्ट हुए, और 12,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो रीबाउंड हुआ, और इससे पता लगा कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो वेरी स्मॉल है, और जब वो बहुत ही उस स्मॉल पोजीशन पे वो अल्फा पार्टिकल पहुंचा जहां पे न्यूक्लियस था, तभी उसको रिबाउंडिंग फोर्स देखने को मिली, और ये उसका डायग्राम भी है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो अपने ऑब्जर्वेशन के बाद जो कंक्लूजन निकाले वो ये बताया कि ज्यादातर जो एटम कंसिस्ट ऑफ प्रीडोमिनेंटली एम्प्टी स्पेस, के ज्यादातर स्पेस एम्प्टी है एटम के अंदर, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्रॉस हो रहे हैं उसमें से। दूसरी ऑब्जर्वेशन का उन्होंने कारण बताया कि एटम कंटेन सेंट्रली प्लेस पॉजिटिव चार्ज, कि एटम के सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज होता है जिसके ऊपर जो है जो काफी डेंस होता है, और इसी वजह से अल्फा पार्टिकल जो है वहां से डिफ्लेक्ट हो रहे थे, क्योंकि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं। तीसरी कारण उन्होंने बताया, क्योंकि 12,000 में से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल रिबाउंड हो रहा है, इससे पता लग रहा है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला स्पेस है ये बहुत ही छोटा है और बहुत ही ज्यादा डेंस है। उसके बाद उन्होंने साइज ऑफ द एटम की बात की, 10⁻⁻5 टाइम्स होता है जो जो न्यूक्लियस का साइज होता है एटम के अंदर, वो 10⁻⁻5 टाइम होता है एटम से, यानी कि एटम से लगभग, ठीक है, 10 के आगे 5 जीरो लगा लो, उतना छोटा होता है, उतने से डिवाइड कर दो। होल ऑफ द एटॉमिक मास जो है वो न्यूक्लियस में होता है, और इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे उन्होंने जो अपना मॉडल दिया था उसके पॉइंट ये रहे कि उन्होंने बताया था कि देयर इज पॉजिटिवली प्लेस न्यूक्लियस इन द एटम, और जितना भी मास होता है एटम का वो सारा का सारा न्यूक्लियस के अंदर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में। तीसरी बात जो उन्होंने बताई अपनी, वो बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। साइज ऑफ द न्यूक्लियस बहुत स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू द एटम। और जो ड्रॉबैक थे रदरफोर्ड के वो थे कि वो स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे। आप ज्यादा नहीं बता पाओ तो इतना लिख सकते वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। ये अगर आप डायग्राम देखोगे तो यहाँ देखिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज कर रहा है, और अल्टीमेटली ये एनर्जी कम होते होते ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस में मर्ज हो जाएगा। और ये कभी होता नहीं है, लेकिन ये बात वो समझा नहीं पाए थे कि ऐसा क्यों नहीं होता।
ठीक है, और इसी वजह से ये एक उनका ड्रॉबैक माना जाता है। ठीक है, बोर एटॉमिक मॉडल की बात करें तो 1912 में नील्स बोर ने दिया था। उन्होंने एटम को मॉडिफाई किया और उन्होंने बताया कि ये जो, ठीक है, अनस्टेबिलिटी वाली बात है, इसे स्टेबल करने का बेस्ट तरीका क्या है कि हम क्या करें एटम के बाहर शेल्स को सर्कल के रूप में माने, हर सर्कल में फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वो अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करते। अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते भी है तो एक्साइटेड होकर अगले शेल में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो एनर्जी खत्म होगी वापस अपने शेल में आ जाते हैं। और इसी एक छोटी सी बात की वजह से बोर का जो मॉडल था वो रदरफोर्ड के मॉडल से काफी ज्यादा एडवांस हो गया। ठीक है, तो दैट वाज द पॉइंट, ये सारी बात मैं बता चुका हूं आपको। और एटॉमिक नंबर, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस में होते हैं, उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं बेटा। ठीक है, उसके बाद एटॉमिक नंबर जो होता है वो आइडेंटिटी होता है किसी भी एलिमेंट का। एटॉमिक नंबर कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। एटॉमिक नंबर जो है वो कैपिटल लेटर जेड से डिनोट किया जाता है, जो कि प्रोटॉन के नंबर को बताता है। ठीक है, एक न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल होते हैं। मास नंबर के बारे में बताऊं तो मास नंबर इज सम टोटल ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, इसके बाद जो है मास नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर ए से, और मास नंबर कैलकुलेट करने का बड़ा सीधा सा तरीका है एनपी फॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्लस में एन का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एंड अगर हम किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करें तो ये जैसे ई है, ये सिंबल है, नीचे की तरफ एटॉमिक नंबर लिखते हैं जेड, और ऊपर की तरफ ए फॉर एटॉमिक मास। तो ये आपके पास कंसेप्ट थे। उसके बाद ये देखो यहाँ पे इस तरीके के कुछ क्वेश्चन से, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। तो ध्यान से देखो, ये 17 जो एटॉमिक नंबर है, तो आप बोलोगे कि यहाँ क्योंकि जेड जो है वो 17 है तो एटॉमिक नंबर तो हो गया 17, तो ये तो प्रोटॉन पता लग गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी हमेशा न्यूट्रल है, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या करना है, मास 35 में से प्रोटॉन को माइनस कर दो तो आपके पास 18 जो है वो न्यूट्रॉन कैलकुलेट हो जाएंगे। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद बोर बुरी स्कीम मैंने तुम्हें बताया था 2n² वाली होती है, जिसमें आप किसी भी शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दैट इज द पॉइंट ओवर हियर। ठीक है, उसके बाद वैलेंस शेल और वैलेंसी क्या होती है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं बेटा। और अगर वो इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 है तो वो लूज करेगा, तब वो वैलेंसी भी कहलाते हैं। लेकिन जिनके पास आउटर मोस्ट शेल में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जनरली गेन करते हैं या शेयर करते हैं, तो उनकी वैलेंसी हमेशा माइनस में काउंट होगी। ये सारी चीजें मैंने जब आपका पहला चैप्टर कराया था एटम्स एंड मॉलिक्यूल तब भी सिखाई हुई है। ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, आपके एनसीईआरटी पे दिया हुआ है एटम्स का। ठीक है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये सारा लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड यू जस्ट कैन गो थ्रू इट। आइसोटोप्स में आपको बता चुका हूँ, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। तो आपको एग्जांपल याद रखने, क्लोरीन के दो होते हैं, Cl35, Cl37। ठीक है, आइसोटोप्स का इस्तेमाल, यूज क्या होता है, ये क्वेश्चन भी जरूर एग्जाम में आता है। जैसे यूरेनियम का आइसोटोप जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर फ्यूल के रूप में यूज होता है। ठीक है, कोबाल्ट का जो आइसोटोप है बेटा, उसका यूज कैंसर ट्रीटमेंट में किया जाता है। और आयोडीन का जो आइसोटोप्स है उसका इस्तेमाल गॉइटर, जो गले के अंदर होती है एक बीमारी, उसके ट्रीटमेंट में होता है। तो ये यूजेस भी आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब ये कैलकुलेशन है जिससे आपसे पूछा जा सकता है कि इतने परसेंट ये दे रखा है, इतने परसेंट ये दे रखा है, तो इसका एवरेज निकालो। तो कुछ नहीं करना, परसेंटेज को अपॉन 100 कर दो, जो मास दे रखा है उसको मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे के साथ भी ऐसे ही करो, सिंप्लीफाई करो, जो वैल्यू आएगी वो आपकी एवरेज वैल्यू आएगी। आइसोबार मैंने आपको क्या बताया था, आइसोबार जो है दे आर द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट जिनका मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, उनको हम आइसोबार कहते हैं। और आइसोबार में आपके पास दो एग्जांपल है, एक है कैल्शियम और आर्गन जिनका मास नंबर 40-40, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है 20 एंड 18। दूसरा एग्जांपल आपके पास जो है सोडियम और मैग्नीशियम का, जिनका एटॉमिक मास जो है लगभग सेम है और मास इनका जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है। अब ये है वो क्वेश्चन जो मैं तुम्हें कह रहा था कि तुम्हें कंप्लीट करने हैं। तो जब लास्ट में ये वीडियो खत्म हो रहा है हमारा, तो आपको इन क्वेश्चंस को मैं दे रहा हूँ, इनके अंदर ये लगभग क्वेश्चन नंबर 1 से 7 और पहले क्वेश्चन नंबर 10 तक आज आपको करना है। ये ठीक है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी, तो आप इसको पॉज करके यहाँ से सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे। अगली क्लास में मैं थोड़े लॉन्गर टाइप के क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, ये आप अटेम्प्ट करोगे और देखोगे, और कल की क्लास में मुझे बताओगे कितनी बातें समझ में आ रही है। मोटा मोटा मैंने ब्रीफ कर दिया, ब्रीफ का मतलब एक तरीके का रिविजन करवा दिया आप लोगों से सारे का सारा। ठीक है, तो आई थिंक जिन बच्चों ने मेरी सारी क्लासेस ले रखी है उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन हाँ जिन्होंने नहीं ली है उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, वो सारी हर एक क्लास की मतलब 4 या 5 वीडियो हमने बनाई है इस
चैप्टर की, तो आप उनको दोबारा देख सकते हो, दोबारा आप वहाँ से कंसल्ट कर सकते हो। और अगर उसके बावजूद भी प्रॉब्लम है तो दोबारा कल की क्लास में आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। और फिर से ध्यान से सुन लो, ये जितने बच्चे आ रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे नहीं आ रहे हैं, ठीक है, उनके घर पे अब ऑप्शन ही कुछ नहीं बचा है फ़ोन करने के अलावा या स्कूल से पीएन को भेजने के अलावा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कितने बच्चे आए हुए आज। तो मेरी क्लास में अगर तुम इतने हो तो इसका मतलब बाकी के क्लासेस में तुम दो दो चार चार बच्चे ही होते होंगे। कोई नहीं, चलो ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही। अभी इसके बाद इस क्लास इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ, देन यू कैन वॉच इट अगेन। ओके।